आफताब का राज गूगल करेगा पर्दाफाश। नमस्कार, भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर और इससे जुड़ी हुई आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। श्रद्धा वॉकर केस में बड़ा अपडेट सामने आया। दिल्ली पुलिस सबूतों को खंगाल रही है। दिल्ली के जंगल में छानबीन लगातार जारी है। आफताब की शिनाख्त पर छानबीन मेटल डिटेक्टर की मदद पुलिस ले रही है और दिल्ली के जंगल में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आपने देखा होगा कि हाल ही में महरौली के जंगल में दिल्ली पुलिस गई थी और वहां पर आफताब को लेकर दिल्ली पुलिस गई थी और उसके बाद फिर गुरुग्राम गई। अब बड़ा अपडेट सामने आया। श्रद्धा वॉकर केस में बड़ा अपडेट ये कि दिल्ली पुलिस सबूतों को लगातार खंगाल रही है। दिल्ली के जंगल में छानबीन लगातार जारी। आफताब की शिनाख्त पर छानबीन मेटल डिटेक्टर की मदद दरअसल पुलिस ले रही है। दिल्ली के जंगल में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इस खबर को लेकर पल पल की जानकारी भारत 24 आपको बता रहा है। भारत 24 ने इस खबर पर सबसे पहले आपको जानकारी दी थी। आप देखिए, जंगल में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। श्रद्धा के सिर को तलाश करने के लिए दिल्ली पुलिस जोर शोर से कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने पूरी दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि जहां भी शव मिले उनके बारे में उनको बताया जाए। साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब का 5 दिनों के भीतर नार्को टेस्ट कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश पर रोनी फॉरेंसिक साइंस लैब के तहत टेस्ट किया जाएगा। पुलिस को श्रद्धा की 6 पेज की चैट भी मिली है। चैट से श्रद्धा के साथ होने वाली मारपीट और डर का भी खुलासा हुआ। वो चैट भी हमने आपको दिखाई थी। अब देखिए, श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। श्रद्धा के सिर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जंगलों में लगातार छानबीन, जैसा कि आपको पहले भी बताया, सर्च ऑपरेशन जारी है। मारपीट आफताब करता था। श्रद्धा के 6 पेज की व्हाट्सएप चैट से इस बात का खुलासा हुआ। और श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस एक एक पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। आरोपी आफताब को लेकर दिल्ली पुलिस गुरुग्राम गई, जहां पर तथ्यों की जानकारी जुटाई गई। कल एक बार फिर पुलिस महरौली के जंगलों में पुलिस ने छानबीन की और इस बीच श्रद्धा की एक पुरानी तस्वीर भी सामने आ गई। चैट भी सामने आई जिसमें उसके साथ मारपीट होने का जिक्र है। श्रद्धा हत्याकांड के बाद देश में आक्रोश है। जैसे जैसे जांच का दायरा तेजी से बढ़ता जा रहा है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस की जांच के लिए 9 टीमों का गठन किया गया। आरोपी आफताब को लेकर दिल्ली पुलिस गुरुग्राम पहुंची, जहां डीएलएफ फेज 2 में तलाशी की गई। पुलिस एक बार फिर महरौली के जंगलों में पहुंची और एक बार फिर जंगलों को छान मारा। सबूत को तलाशने में पुलिस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस बीच श्रद्धा का एक पुराना मैसेज सामने आया। ये मैसेज 24 नवंबर 2020 का है। इस चैट में श्रद्धा ने पिटाई होने की बात कही। श्रद्धा के दोस्त ने भी खुलासा करते हुए कहा है कि आफताब उसे अक्सर पीटता था। श्रद्धा की पुरानी तस्वीर में भी चोट के निशान नजर आ रहे हैं। वहीं इस दौरान श्रद्धा को वसई की एक मल्टी स्पेशलिटी में एडमिट किया गया था। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे रोज नए नए राज के पर्दे हटते जा रहे हैं। पुलिस आफताब को लेकर हिमाचल और उत्तराखंड भी जाएगी, जिससे मर्डर केस में पड़ी धूल की परतों को हटाया जा सके। तो फिलहाल ये रिपोर्ट आपने देख ली कि जांच फिलहाल जारी है। जांच बहुत तेज हो चुकी है। अब आपको बताएंगे कि गूगल आखिर कैसे खोलेगा आफताब के राज। आपको ये बता दें कि आफताब से कई राज पुलिस चूंकि नहीं उगलवा पाई है और ऐसे में अब गूगल राज उगलवाएगा। इसकी जानकारी अब से कुछ ही देर में हम आपको देंगे। आखिर कैसे ये होगा, ये देखिए, अब आपको हम बता दें, गूगल खोलेगा आफताब के राज। आफताब से कई राज चूंकि पुलिस नहीं उगलवा पाई है, अब तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और तकनीक के जरिए पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या था, कैसे हुआ। अब तकनीकी जांच के जरिए शिकंजा आफताब पर कसा जाएगा। इस पूरे केस को लेकर अब जांच चूंकि बहुत तेज हो चुकी है और इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि गूगल आखिर कैसे आफताब के राज खोलेगा। गूगल मैसेजिंग ऐप और टेलीकॉम ऑपरेटर से डेटा मांगा गया है। इस डेटा के आधार पर जांच की जाएगी, फिर
हर एक एंगल से जांच और तेज होगी। तो देखिए, गूगल मैसेजिंग ऐप टेलीकॉम के जरिए डेटा मांगा गया है। श्रद्धा आफ्ताब के बीच जो चैट है उसकी जानकारी इसके जरिए जुटाई जाएगी, यानी कि डेटा मांगा जाएगा, उस डेटा के बाद फिर और ज्यादा जानकारी मिलने वाली है। दोनों के बीच झगड़े की असली वजह तक फिर उसके बाद पुलिस पहुंचेगी, यानी कि डेटा मांगा गया, वो डेटा जब मिल जाएगा तो इसकी जानकारी मिलेगी कि आखिर हुआ क्या था, कैसे हुआ। आफ्ताब की अन्य लड़कियों से भी कांटेक्ट फिर खंगाले जाएंगे, क्योंकि जैसा हमने आपको पहले बताया कि डेटा मांगा गया है, उस डेटा के बाद फिर और जानकारी मिलने वाली है। हत्या वाले दिन और उसके बाद आखिर आफ्ताब ने अपने फोन में क्या क्या सर्च किया था, इसके बारे में भी उसी डेटा के जरिए पता लग पाएगा। तो देखिए, जो पुलिस नहीं कर पाई, चूंकि पुलिस के साथ सहयोग आफ्ताब नहीं कर रहा, अब गूगल राज खोलेगा। तो श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे कन्हैया शुक्ला, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कन्हैया, गूगल अब आफ्ताब के राज खोलेगा, क्योंकि डेटा यहां पर मांगा गया है और उस डेटा के आधार पर फिर पता चल पाएगा कि उस दिन श्रद्धा की मौत के बाद उसने अपने फोन में क्या क्या सर्च किया। देखिए महिमा, आपको पहली बात, जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, वो गूगल से डाटा उसने मांगा है कि किस जगह पे किस तरह से आफ्ताब कहाँ कहाँ गया था, लेकिन ये डाटा पहले ही पुलिस ने रिकवर कर लिया है। इस समय पुलिस ने जो जीमेल होता है, चाहे जो गूगल के एप्लीकेशंस होते हैं, इसके अलावा जो मोबाइल में एप्लीकेशंस होते हैं, इसके अलावा जो इंस्टाग्राम जो यूज़ कर रहा था, और साथ ही साथ जो मोबाइल की लोकेशंस है, जहाँ जहाँ पर जाता है, वो गूगल मैप हिस्ट्री में वो सारी चीज़ें पहले से ही पुलिस उसको पा चुकी है। लेकिन उसमें से 2-3 दिनों की जो हिस्ट्री है वो उसमें नहीं दिखा रहा है, और उस चीज को लेकर के जो गूगल से है, उन्होंने डाटा मांगा है दिल्ली पुलिस ने, और दिल्ली पुलिस इसमें पूरी बारीकी से जांच कर रही है, क्योंकि ये पता चला है कि अभी तक जो लड़की का जो शव है उसके सारे पार्ट्स अभी नहीं मिले, और सारे पार्ट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी सारे पार्ट्स के माध्यम से वो अपनी चार्जशीट तैयार कर पाएगी दिल्ली पुलिस। और फिर इसके बाद जो जंगल है, महरौली का जो जंगल है, चाहे गुड़गांव की हम बात करें, वहां पे इस समय मेटल डिटेक्टर से जांच की जा रही है, क्योंकि बार बार आफ्ताब जो है अपने बयान बदल रहा है। कभी वो कहता है कि मैं महरौली के जंगल में मैंने जो आरी है उसको फेंकी है, कभी वो कहता है कि मैं अपने ऑफिस के पास फेंका, और कभी वो बोलता है कि मैं कहीं बाहर जाकर के इसको फेंक कर गया। तो लगातार जो पुलिस है वो इसकी जांच कर रही है। पुलिस ने 9 टीमें गठित की है, जिसमें से 4 टीमें अलग अलग राज्यों में जा चुकी हैं, जिसमें एक महाराष्ट्र है, इसके अलावा अगर हम बात करें, एक उत्तराखंड में टीम है, एक हिमाचल प्रदेश में टीम है, और एक जो है हरियाणा में टीम है। और इस समय जो दिल्ली में 5 जो टीमें हैं लगातार बनी है, और उस समय जांच इस समय जारी है। जी, अभी कुछ देर पहले कन्हैया हम जानकारी दे रहे थे कि मेटल डिटेक्टर की मदद भी पुलिस यहां पर लगातार ले रही है, और दिल्ली के जंगल में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल देखिए, भारत 24 की सबसे बड़ी पड़ताल, सबसे बड़ी खबर हमने आप तक पहुंचाई थी। अब लगातार पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। श्रद्धा के सिर को तलाशने के लिए, उसकी तलाश के लिए पुलिस जोर शोर से जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने पूरी दिल्ली पुलिस को हाल ही में आदेश दिया कि जहां भी शव मिले उसके बारे में उनको बताया जाए। साकेत कोर्ट ने भी आरोपी आफ्ताब का 5 दिनों के अंदर नार्को टेस्ट कराने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर रोहिणी फॉरेंसिक साइंस लैब के तहत ये टेस्ट किया जाएगा। लेकिन देखिए, अभी हमने आपको एक और जानकारी फिलहाल यहाँ पर ये दी इस केस से जुड़ी हुई कि पुलिस अभी भी छानबीन कर रही है, और इस छानबीन के आधार पर और जांच की जाएगी। तो श्रद्धा मर्डर केस में अब जो हुआ उसकी टाइमलाइन आपको कुछ ही देर में हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए, हाल ही में व्हाट्सएप चैट जो सामने आई है और उसके साथ साथ जो तस्वीर सामने आई, उसने सभी लोगों को हैरान कर दिया। श्रद्धा के चेहरे पर चोट के निशान हम आपको लगातार दिखा रहे थे। श्रद्धा मर्डर केस में अब जो हुआ उसकी टाइमलाइन हम आपको बताते हैं, इसकी जानकारी आपको और हम देंगे। 8 मई को क्या हुआ? 8 मई श्रद्धा आफ्ताब दिल्ली पहुंचे थे। तो देखिए, 8 मई को श्रद्धा और आफ्ताब दिल्ली पहुंचे थे। 15 मई की अब बात कर लेते हैं। 15 मई को छतरपुर वो शिफ्ट हुए थे। तो देखिए, 8 को आए, 15 मई को छतरपुर शिफ्ट हुए।
इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 18 मई को झगड़े के बाद आफताब ने उसकी हत्या कर दी। 18 मई को झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद आफताब ने हत्या की। झगड़ा बहुत पहले से चल रहा था। अगले 18 दिन तक शव के टुकड़े आफताब फेंकता रहा। 22 से 24 मई तक आफताब ने श्रद्धा के अकाउंट से 54,000 रुपए निकाले। पहले मार दिया, टुकड़े कर दिए, टुकड़े फेंक दिए। 22 से 24 मई तक आफताब ने श्रद्धा के अकाउंट से 54,000 रुपए निकाले। 26 मई को श्रद्धा के फोन से आखिरी कॉल की गई। उसके बाद 31 मई को दोस्त लक्ष्मण को श्रद्धा के इंस्टाग्राम से टेक्स्ट मैसेज किया गया। बड़ा शातिर आरोपी, आपने देखा कि एक करके क्या क्या उसकी तरफ से किया गया। फिर 26 अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने पहली बार आफताब से पूछताछ की। 14 सितंबर को श्रद्धा के परिवार को श्रद्धा के गायब होने की जानकारी मिली, पता चला। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखिए 8 नवंबर को श्रद्धा के पिता उसका हाल जानने के लिए दिल्ली पहुंच गए, लेकिन वो यहां पर नहीं मिली। 12 नवंबर की रात आफताब को अरेस्ट किया गया। जैसा कि हमने आपको बताया कि पुलिस ने पहले भी आफताब से पूछताछ की थी, लेकिन उसकी तरफ से कबूला नहीं गया। 12 नवंबर को उसको अरेस्ट कर लिया गया। 14 नवंबर को पुलिस को आफताब के किचन से खून के निशान मिले। फिर पुलिस को और शक हुआ। 15 नवंबर को पुलिस आफताब को लेकर मेहरौली पहुंची। तो देखिए इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ, कैसे घर वालों को शक हुआ कि उनकी बेटी से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा, उनकी बेटी ठीक नहीं है, पिता को शक हुआ और फिर पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने केस दर्ज किया, जांच और ज्यादा तेज हुई। 14 नवंबर को पुलिस को आफताब के किचन से खून के निशान मिले और 15 नवंबर को पुलिस आफताब को लेकर मेहरौली पहुंच गई। और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। पेरू के लीमा एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा पेश आया। यहां पर एक विमान रनवे पर दमकल ट्रक से टकरा गया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए और प्लेन में भी आग लग गई। हादसे में ट्रक में सवार 2 दमकल कर्मियों की जान चली गई। प्लेन में सवार 102 यात्री और चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। इस खतरनाक हादसे का वीडियो जो सामने आया वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लीमा एयरपोर्ट पर लेटैम एयरलाइंस का एक यात्री विमान टेक ऑफ के लिए रनवे पर था। लीमा एयरपोर्ट से ये फ्लाइट जुलियाका शहर की ओर जाने वाली थी। इसके लिए विमान उड़ान भरने ही वाला था कि सामने से आ रहे ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। ये देखिए वो तस्वीर। पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो ने हादसे पर शोक जताया। राष्ट्रपति ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए पेरू से। जुलियाका शहर की ओर ये फ्लाइट जा रही थी, टक्कर हो गई। राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो ने शोक जताया है और मृतकों के परिवार वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं उनकी तरफ से शोक जताते हुए कहा गया। दरअसल सामने से एक ट्रक आ रहा था और ट्रक से जब इस विमान की टक्कर हो गई तो ये भयानक तस्वीरें सामने आई। देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग एंगल से। आग से चारों तरफ धुआं ही धुआं। आप देखिए टक्कर के बाद विमान में आग लगी। दूसरी तस्वीर और पहली तस्वीर में आप धुएं के को देखकर अंदाजा लगाइए कि कितना भयानक ये हादसा था। Пожалуйста, пожалуйста, давайте, ребята, быстрее! Ребят, давайте. तो पेरू के लीमा एयरपोर्ट पर यह बड़ा हादसा हुआ। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे। रनवे पर दमकल ट्रक से विमान टकरा गया और इसके बाद आपने देखा क्या तस्वीरें सामने आई। 2 लोगों की जान चली। अगली बड़ी खबर आपको बता दें। अगली जानकारी ये है कि पूर्वी दिल्ली के शकरपुर रेलवे लाइन के पास पार्किंग में खड़ी 9 गाड़ियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। सीसीटीवी में एक युवक नजर आ रहा है जो कि एक बाइक को आग लगा रहा है। ऐसे में लोगों का ये कहना है कि इस युवक ने ही कारों में आग लगाई होगी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। दिल्ली से तस्वीरें। पार्किंग में खड़ी 9 गाड़ियों में आग।
आग की इन भयंकर लपटों को देखिए। शकरपुर रेलवे लाइन के पास का ये पूरा मामला। इस पूरे मामले की तफ्तीश में अब पुलिस विभाग जुट चुका है। पार्किंग में खड़ी 9 गाड़ियों में आग लग गई। तेलंगाना में एक स्कूटी शोरूम में आग लग गई। जनागामा शहर के गांधी रोड की घटना। इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट को कारण बताया जा रहा है। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो तेलंगाना से एक और बड़ी खबर। शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तेलंगाना में स्कूटी शोरूम में ये भीषण आग लग गई और कड़ी मशक्कत के बाद फिर आग पर काबू पाया गया। जनागामा शहर से तस्वीर सामने आई है जहां पर एक स्कूटी शोरूम में आग लगी। तो कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की इन भयंकर लपटों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि आग को बुझाना कितना मुश्किल था, क्योंकि घंटों लग गए आग को बुझाने में, तब जाकर आग काबू में। खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के हल्द्वानी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। हल्द्वानी में एक घर से ऐसी घटना सामने आई जिसने न केवल उसमें घर में रहने वाले बल्कि पुलिस प्रशासन भी हैरान है। 8 नवंबर से लगातार घर में रहस्यमयी आग लग रही है। अभी तक करीब 20 बार ये घटना हो चुकी है। घर में रहने वालों के साथ ही आसपास के लोग भी डरे हुए। दरअसल परिवार का कहना है कि 8 नवंबर को ग्रहण और भूकंप के बाद घर में बिजली के बोर्ड में आग लग गई थी। इस पर सभी को लगा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हुआ, लेकिन ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और परिवार ने आनन फानन में बिजली विभाग को बुलाकर घर का बिजली कनेक्शन कटवा दिया। लेकिन कनेक्शन कटने के बाद भी घर में लगे बिजली के बोर्ड और तार में अचानक फिर से आग लगने लगी। बंद पड़ी लोहे की अलमारी, बेड के अंदर रखे कपड़ों में भी आग लग गई। इसके अलावा बेड पर रखे गए गद्दों में भी आग लग गई। परिवार के सभी सदस्य पूरी रात जागकर आग लगने की घटना की चौकीदारी कर रहे हैं। परिवार दहशत में है। अब पूरे मामले में जिला प्रशासन और पुलिस की टीम इस रहस्यमयी घटना की जांच में जुटी है। वो सावरकर का जब अपमान होगा, हम सब बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक है, वो जरूर रास्ते पे उतर के उसका प्रोटेस्ट करेंगे। बिल्कुल। बाला साहब के स्मृति स्थल पे जहाँ पे बाला साहब की राहुल सेवाले जो सांसद हैं वो जो है मैदान में उतरे हैं और उन्होंने जो है ये विरोध दर्ज कराया है। राहुल सेवाले जी से बात करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे ये जिस तरीके से उन्होंने विरोध किया था, वो विरोध जो है वो अपने आप में देखने को मिल रहा है कि किस तरीके का ये विरोध है। और सबसे पहले राहुल गांधी का विरोध जो है राहुल सेवाले ने किया था। अभी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है संजय राउत जी, उन्होंने कभी भी पार्लियामेंट में क्वेश्चन रेज नहीं किया। मैं खुद 2014 के बाद क्वेश्चन रेज करके वहाँ पे फिर एक बार अंडमान में वो पंक्तियाँ लगाई गई और उसके प्रोग्राम में मैं खुद गया। राहुल जी, सबसे पहला विरोध जो है उनका आपने किया था, आज इस विरोध को किस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में विरोध है? आज पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में ये विरोध है और जो स्वतंत्र वीर सावरकर जी को मानते हैं, उनके विचारों को मानते हैं, वो सब यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र की जनता का अपमान है, मराठी आदमी का अपमान है और ये बाला साहब की शिवसेना कभी भी सह नहीं की पाएगी और इसका विरोध ही करेगी। आपने कहा था कि जोड़े से स्वागत होना चाहिए राहुल गांधी का, क्या शिंदे गुट तैयारी कर रहा है? राहुल गांधी आपल्या विधानात ठाम आहे, यापेक्षा मोठं आंदोलन राज्यभर होणार का? यापेक्षा मोठं आंदोलन राज्यभर, पूर्ण देशभर होणार, कारण स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान
पूर्ण देशातली जनता कदापि सहन करणार नाही आणि हे राज्य आहे हे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा आदर्श मानणारं राज्य आहे, हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श मानणारं राज्य आहे, हे वंदनीय हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुखांचा आदर्श मानणारं राज्य आहे। त्यामुळे हे राज्य आणि मराठी माणूस आणि महाराष्ट्राची जनता हा सावरकरांचा अपमान कदापि सहन करणार नाही। त्याचं उत्तर महाराष्ट्रातला प्रत्येक जनता देईल। गेल्या कित्येक वर्षांपासून सावरकरांना भारतात देण्याची मागणी होती, परंतु आता ती मागणी पूर्णत्वास येणार का, सत्यात येणार का? संजय राऊतजींनी काल जी मागणी केलेली आहे ती मागणी त्यांनी मीडियाकडे करण्यापेक्षा त्याची एक प्रोसिजर असते ती प्रोसिजर पहिली करावी। 2.5 वर्ष महाराष्ट्रात सत्ता 2.5 वर्ष महाराष्ट्रात शिवसेनेची सत्ता होती, त्यामुळे कॅबिनेटमध्ये कधीच प्रस्ताव आणला नाही स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना। तो सावरकर को लेकर देखिए जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया, इस बयान के बाद सियासी संग्राम बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। शिंदे गुट का प्रदर्शन आपने देखा। अगली खबर का रुख करते हैं। सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 का ड्राफ्ट जारी कर दिया। ड्राफ्ट में डेटा के गलत इस्तेमाल पर 250 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। सरकार ने सभी स्टेक होल्डर्स से सुझाव और आपत्तियां मांगी है। बताया जा रहा है कि सरकार बजट सत्र में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 पेश कर सकती है, जिसके बाद बिना कंज्यूमर की मर्जी के डेटा का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। कंपनियों को हर डिजिटल नागरिक को साफ और आसान भाषा में सारी जानकारी देनी होगी। किसी भी समय ग्राहक अपना कंसेंट वापस ले सकता है। गलत इस्तेमाल पर 250 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी का प्रावधान है। सरकार चाहे तो राष्ट्रहित में एजेंसियों या फिर राज्यों को इसके एम्बिट से बाहर कर सकती है। चलिए अब आपको इस बिल के खास बिंदुओं से मुखातिब करवाते हैं। सरकार बिल पर सभी पक्षों की राय लेगी। बिल का मकसद भारत के बाहर डेटा ट्रांसफर करने पर नजर रखना होगा। बिल के बाद हर तरह का डेटा सुरक्षित होगा। सरकार बिल पर सभी पक्षों की राय लेगी। तो पर्सनल डेटा की कड़ी निगरानी और डेटा चोरी पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। बिना मंजूरी डेटा का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। डेटा सुरक्षा के लिए बोर्ड बनाया जाएगा। डेटा का दुरुपयोग रोकने का कारगर ये बिल। ड्राफ्ट में सोशल मीडिया और तकनीकी कंपनियों से जुड़े बदलाव किए गए हैं। बिल डेटा का दुरुपयोग रोकने में ये ड्राफ्ट कारगर साबित होगा। डेटा का दुरुपयोग रोकने में यह बिल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऑनलाइन ट्रैकिंग पर भी अंकुश लगेगा। डेटा को जमा नहीं किया जा सकेगा। दरअसल ऑनलाइन ट्रैकिंग पर भी अंकुश, प्रभावित यूजर्स के हिसाब से जुर्माना लगेगा और क्या क्या होगा इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डेटा से छेड़छाड़ पर कार्रवाई भी होगी।